दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे पेट परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल भर्ती, टेट और सुपर टेट के साथ साथ एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी है। भारत के भूगोल के भाग 1 में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें भारत का सामान्य परिचय, भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत का भौगोलिक स्वरूप, भारत की नदियाँ, भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम, भारत की प्रमुख झीलें और जलप्रपात, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी तथा कृषि की प्रमुख विधियाँ शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत के भूगोल का भाग 1। सबसे पहले दोस्तों सामान्य परिचय जानते हैं। देखिए, भारत की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। तो ये भारत का भौगोलिक विस्तार रहा मुख्य भूमि का। और भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरे स्थान पर है। दोस्तों भारत के अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। और मुख्य भूमि पर जो दक्षिणतम बिंदु है वो तमिलनाडु का कन्याकुमारी है। दोस्तों भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे पूर्ववर्ती बिंदु जो है दोस्तों, ये जो है किविथु अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश आप जानते हैं भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और वहाँ पे किविथु भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु है। भारत का पश्चिमी बिंदु जो सबसे लास्ट पश्चिमी बिंदु है वो गौहर मोती गुजरात में स्थित है। दोस्तों भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है। तो एक प्रकार से देखिए तो भारत की जो लंबाई है उत्तर दक्षिण वो पूर्व पश्चिम की तुलना में थोड़ी अधिक है। दोस्तों भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा लंबाई वाला राज्य गुजरात है, जिसकी तटीय सीमा 1214.70 किलोमीटर है। जबकि अगर हम सर्वाधिक तटीय सीमा लंबाई वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी 1962 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। राज्यों में गोवा की तटरेखा सबसे छोटी 118 किलोमीटर है। दोस्तों भारत के 9 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत के 9 राज्य जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये जो 9 राज्य हैं दोस्तों, इनकी सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि से होकर गुजरती है और ये भारत का मानक समय जो है। और दोस्तों भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है।
आइए अब भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारत की जो स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं, उनकी संख्या कुल कितनी है? 7, यानी 7 पड़ोसी देश भारत की स्थलीय सीमा से लगते हैं। और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लगी है। आइए देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों में लगे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान, सबसे पहले हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में जानते हैं कि पाकिस्तान से भारत के कौन कौन से राज्य टच करते हैं। देखिए, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये पाकिस्तान से जो है भारत के जो है पाकिस्तान से छूने वाले राज्य हैं। बांग्लादेश से टच करने वाले राज्यों में मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिमी बंगाल और मेघालय हैं। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। भूटान की सीमा को टच करने वाले भारतीय राज्यों में दोस्तों पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम हैं। इसी प्रकार म्यांमार की सीमा से लगे भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और नेपाल की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। और करंट में देखिए अफगानिस्तान की सीमा से लद्दाख जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ये उसकी सीमा को टच करता है, यानी जो है अफगानिस्तान की सीमा से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत का लद्दाख राज्य। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग यानी तमिलनाडु से पृथक होता है। दोस्तों, सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं, याद रखिएगा। और पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा द्वारा पृथक होता है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है, तो इसका मतलब ये है कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। और अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। तो भारत पाकिस्तान के मध्य जो है रेड क्लिफ रेखा, भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा और भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अब आइए भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान और द्वीपीय भाग और तटीय मैदान। अब इसके बारे में हम शार्ट में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। और पहला इसमें देखिए जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें एक तो ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां हैं। K2 या गाडविन आस्टिन जो चोटी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है। दोस्तों, जो एवरेस्ट है विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी, वो भारत में नहीं बल्कि नेपाल में स्थित है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को सिंधु सांगपो सिचर जोन यानी ITSZ अलग करता है। दूसरा है दोस्तों बृहद हिमालय। बृहद हिमालय जो है इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और दुनिया की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट जो है 8848.86 मीटर बृहद हिमालय के पर्वत श्रेणी का भाग है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। इसके अलावा कंचनजंगा दोस्तों 8598 मीटर, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट और नामचा बरवा, ये सभी बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। तीसरा जो विभाजन है उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश का, वो लघु हिमालय है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय अर्थात हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी और धौलाधार और नागटिबा श्रेणियां हैं। दोस्तों, पीर पंजाल जो कि कश्मीर में लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है।
अब आइए जो चौथा विभाजन है बाह्य हिमालय, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय भी कहा जाता है। तो अब आइए हिमालय का प्रादेशिक विभाजन इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों पंजाब हिमालय जो है इसका विस्तार सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है और इसकी कुल लंबाई 500 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के मध्य है, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। और नेपाल हिमालय याद रखिएगा काली और तीस्ता नदियों के मध्य है, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर। और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। अब आइए दूसरे प्रमुख विभाजन प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। अरावली की पहाड़ी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। और अरावली की पहाड़ी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। भारत का रूर प्रदेश जो है छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, क्योंकि ये खनिज की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है और एलोरा अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, आप जानते हैं। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर, ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। आपके लिए एक प्रश्न है कि नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। दोस्तों भारत के भौगोलिक विभाजन में जो तीसरा विभाजन है उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में जानते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है सिंधु गंगा का मैदान कहा जाता है इसको। और उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश और तराई प्रदेश में बांटा जाता है। दोस्तों चौथा विभाजन द्वीपीय भाग के रूप में है। तो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप भारत में दो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। और दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 जो है द्वीप हैं, जिनमें लगभग 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में और 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में हैं। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पत्तन या बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान यानी साउथ अंडमान में स्थित है। इसके अलावा लक्षद्वीप समूह जो है दोस्तों ये अरब सागर में है और लक्षद्वीप कुल 36 द्वीपों का समूह है। देखिए 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है और 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान यानी मिनी अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। आइए अब अपवाह तंत्र के बारे में जानते हैं। दोस्तों गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं और ये दोनों नदियां एस्चुअरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां पर प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता हुआ क्रम देखिए। तो सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, उसके बाद कावेरी और ताप्ती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार जो घटता क्रम है, सबसे लंबी गोदावरी, फिर कृष्णा, उसके बाद नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती हैं। आइए दोस्तों भारत की नदियों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। देखिए सिंधु नदी ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में ये 1114 किलोमीटर प्रवाहित होती है और इसका संगम या मुहाना अरब सागर में है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी चिनाब है, जो कि लाहौल जनपद हिमाचल प्रदेश में लाचा, बड़ा लाचा दर्रा के निकट इसका उद्गम है। 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये सतलज नदी में मिल जाती है। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है और ये आगे चलकर चिनाब नदी में मिल जाती है।
झेलम नदी जो है दोस्तों ये पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरी नाग जो कि अविभाजित जम्मू और कश्मीर झरने से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है और ये झेलम आगे चलकर चेनाब नदी में मिलती है। ब्यास नदी दोस्तों ये रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर से उद्गमित होती है। 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है और हरिके जो कि कपूरथला के समीप ये सतलज नदी से मिल जाती है। सतलज नदी ये मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल या राकस ताल से जो कि समुद्र तल से 4555 मीटर ऊंचा है वहां से इसका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है और भारत में इसका अपवाह जो है 1050 किलोमीटर है और सतलज सिंधु नदी में मिल जाती है। गंगा नदी के बारे में जानते हैं दोस्तों। गंगा का उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी जो कि समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। गंगा की लंबाई 2525 यानी 2525 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। रामगंगा नदी का उद्गम नैनीताल के समीप गढ़वाल की पहाड़ी में स्थित दूधा टोली श्रेणी से होता है। इसकी लंबाई 696 किलोमीटर और रामगंगा कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। शारदा नदी जिसको काली या सरयू नदी भी कहते हैं, इसका उद्गम कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से होता है। कुल लंबाई 596 किलोमीटर है और बहराम घाट के समीप शारदा नदी घाघरा नदी में मिल जाती है। गंडक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम नेपाल में है। 425 किलोमीटर लंबी है और ये पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी दोस्तों गोसाई थान चोटी के उत्तर में इसका उद्गम है। 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना के बारे में जानते हैं तो दोस्तों यमुना बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। इसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है और प्रयागराज में ये गंगा नदी से मिल जाती है। चंबल मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई से निकलकर 965 किलोमीटर बहती है और ये आगे इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। 590 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद ये हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। सोन नदी तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गमित होती है। 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमालय से उसका जो है उद्भव होता है। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में 916 किलोमीटर बहती है और बंगाल की खाड़ी में पद्मा नदी के नाम से बहती है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और ये आगे खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से मध्य प्रदेश से निकलती है। 724 किलोमीटर प्रवाहित होती है और सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में धार जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। 583 किलोमीटर बहती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। लूनी नदी दोस्तों अजमेर राजस्थान से पश्चिमी अरावली पर्वत से इसका उद्गम होता है। लंबाई 511 किलोमीटर और कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। महानदी दोस्तों छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के समाप्त महानदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है और बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप ये समुद्र में मिल जाती है। छिप्रा नदी ये कंकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से उद्गमित होती है। कुल 210 किलोमीटर लंबाई है। आगे चलकर ये चंबल नदी में मिल जाती है। साबरमती अरावली पर्वत उदयपुर से निकलती है और 371 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र के बाद ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी अरावली पर्वत राजसमंद जिला से निकलकर 512 किलोमीटर बहते हुए चंबल में मिल जाती है। दक्षिण भारत की कृष्णा नदी दोस्तों महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप ये पश्चिमी घाट से निकलती है। 1400 किलोमीटर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले से उद्गमित होती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और ये आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों गोदावरी नदी ये नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा और समीप में ही कादुर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई 531 किलोमीटर है और ये आगे कृष्णा नदी में मिल जाती है। पेन्नार दोस्तों नंदी श्रेणी के चिन्ना केसवा पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। 597 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेरियार नदी शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र से केरल से जो है उद्गमित होती है। 244 किलोमीटर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। हुगली नदी तो ये गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिमी बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है। इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये था दोस्तों भारत की नदियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब आइए भारत में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों के उपनाम जान लेते हैं। देखिए दिल्ली दोस्तों ये दिल्ली यमुना के किनारे स्थित है। आगरा भी यमुना नदी के किनारे। बरेली रामगंगा नदी। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। कानपुर नगर गंगा नदी के किनारे। प्रयागराज दोस्तों गंगा यमुना के संगम पर है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर। कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। अयोध्या दोस्तों ये सरयू नदी के तट पर। जौनपुर गोमती नदी। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी। फिरोजपुर सतलज नदी के तट पर। कोलकाता हुगली नदी। डिब्रूगढ़ दोस्तों असम का ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर और जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। देखिए दोस्तों गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी। पंढरपुर भीमा नदी और अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी। हैदराबाद मूसी नदी। सूरत ताप्ती नदी। श्रीनगर झेलम नदी। कुरनूल तुंगभद्रा नदी। कटक जो है उड़ीसा का शहर है महानदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी। श्रीरंगपट्टनम पट्टनम कावेरी नदी। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी। ओरछा दोस्तों ये बेतवा नदी के तट पर है और लुधियाना देखिए सतलज नदी के तट पर। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। आइए अब आगे देखते हैं भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम। ईश्वर का निवास स्थान ये प्रयागराज का उपनाम है दोस्तों। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहते हैं। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। पूर्व का वेनिस कोच्चि को। त्योहारों का नगर मदुरै को। कर्नाटक का रत्न दोस्तों मैसूरू को कहा जाता है और गुलाबी शहर जयपुर है। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। इसके अलावा भारत का पेरिस दोस्तों भारत का पेरिस जो है ये जयपुर है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड दोस्तों खज्जियार को कहते हैं और पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय है। दक्षिण का कश्मीर केरल है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है। राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी है और भारत का हॉलीवुड मुंबई है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। 7 टापुओं का नगर दोस्तों ये मुंबई को कहा जाता है। और देखिए इस्पात नगरी जो है ये हमारा जमशेदपुर है, याद रखिएगा। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का दिल दिल्ली है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी है। और देखिए फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का बागीचा बंगलुरु। महलों का शहर कोलकाता है और भारत के मसालों का बागीचा केरल है दोस्तों। छोटा नागपुर की रानी जो है नेतरहाट को कहा जाता है, झारखंड में है। और पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों ब्लू माउंटेन्स की संज्ञा नीलगिरी पहाड़ियों को दी जाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। समुद्रगुप्त
समुद्रपुत्र दोस्तों लक्षद्वीप को, डायमंड हार्बर कोलकाता को, जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को, झीलों का नगर श्रीनगर और नवाबों का नगर लखनऊ को, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड दोस्तों ये गंगा नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी है, क्योंकि ये हर वर्ष बिहार में बाढ़ लाती है, जिससे अपार जनधन की हानि होती है। अब आइए भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जानते हैं। देखिए, वेरीनाग झील ये जम्मू कश्मीर में है, डल झील जम्मू कश्मीर में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। इसी प्रकार राजसमंद झील राजस्थान में है, सांभर झील राजस्थान में, सात ताल उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, और नैनीताल झील भी उत्तराखंड में है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, लोकटक झील मणिपुर में है, और लोकटक झील में तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में आपको बताना है। जैसमंद झील राजस्थान में, डीडवाना झील राजस्थान, देवताल उत्तराखंड में, और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, और चिल्का झील दोस्तों ओडिशा में है, आप जानते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र में है, और बेम्बानाद झील केरल में स्थित है। अष्टमुडी झील केरल में, और पेरियार झील केरल में है। तो ये भारत की प्रमुख झीलें और उनसे संबंधित राज्य था। दोस्तों देखिए, समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झीलों को लैगून झीलें कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील ओडिशा में है, जो खारे पानी की लैगून है। अष्टमुडी झील केरल के पश्च जल लैगून झील है, जो समुद्र की ओर खुलती है। और मणिपुर में स्थित लोकटक झील ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील में कैबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है, और फुलहर झील पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के मादो टांडा के पास स्थित है। फुलहर झील से दोस्तों गोमती नदी निकलती है, और फुलहर झील पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश में है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील अंतर्देशीय झील सांभर झील है दोस्तों, और भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील ये संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, और लोनार झील उल्का पिंड गिरने से बनी है। तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है, और हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बानाद झील केरल में एक लैगून झील है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील पूर्वी तट की पुलिकट झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर खारे पानी की लैगून झील है। एक है दोस्तों बैरियर टापू। बैरियर टापू जिसका नाम श्री हरिकोटा है, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, और श्री हरिकोटा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अब आइए भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों जोग गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो 253 मीटर ऊंचा है, और ये शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात 29 मीटर ऊंचा है, इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। शिव समुद्रम जलप्रपात 98 मीटर ऊंचा कावेरी नदी पर कर्नाटक में है, और गौतम धारा या जुनहा जलप्रपात 45 मीटर ऊंचा है, राढ़ू में झारखंड में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात 98 मीटर ऊंचा है, स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। लोध या बूढ़ा घाघ ये 143 मीटर ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा नदी पर झारखंड में स्थित है। और इसके अलावा गोकक जलप्रपात ये 52 मीटर ऊंचा है, गोकक नदी पर कर्नाटक में है। दशम जलप्रपात 44 मीटर ऊंचा कांची नदी पर झारखंड में है। पाईकारा जलप्रपात 61 मीटर ऊंचा है, जो कि पाईकारा नदी तमिलनाडु में है। कपिल धारा जलप्रपात ये 30 मीटर ऊंचा है, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। चुलिया जलप्रपात 15 मीटर ऊंचा है, चंबल नदी पर राजस्थान में है। और धुआंधार जलप्रपात ये 30 मीटर ऊंचा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। जलप्रपात के बाद आइए भारत की जलवायु के बारे में जानते हैं।
दोस्तों भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, आप जानते हैं। और ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनों का रुख जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहता है। और भारत में आप जानते हैं मानसूनी पवनों द्वारा जो है भारत की जलवायु निर्धारित होती है। तो मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती हैं। पहला शीत ऋतु जो कि 16 दिसंबर से 15 मार्च तक, दूसरा ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु का समय 16 जून से 15 सितंबर तक और शरद ऋतु 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक होती है। दोस्तों तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों में यानी जनवरी फरवरी महीने में वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है और तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल बैसाखी और पूर्वी भारत में नार्वेस्टर कहा जाता है। कर्नाटक और दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को चेरी ब्लॉसम वर्षा कहते हैं। केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत केरल में मैंगो शावर या आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि ये आम की फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है। दोस्तों देखिए ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। और अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में भारत के केरल राज्य में आता है। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य लेह जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर मात्र 9.2 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर की मानसून शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है और इसीलिए कहा जाता है कि भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दोस्तों शरद ऋतु जो है शरद ऋतु को देखिए मानसून के प्रत्यावर्तन का काल रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहा जाता है। आइए अब भारत की मिट्टी के बारे में जानते हैं। दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में 8 वर्गों में विभाजित किया है और भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियां देख लेते हैं चार्ट में। पहला जो है जलोढ़ मिट्टी, ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक बांगर और एक खादर। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। दूसरा प्रकार काली मिट्टी का है। दोस्तों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ अथवा ट्रॉपिकल चेरनोजिम भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन से होता है और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। कपास की मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। मिट्टी का तीसरा प्रकार जो है ये लाल मिट्टी का है। दोस्तों लाल मिट्टी का निर्माण जलवायुविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कायांतरित सेलों के विघटन और वियोजन से होता है। लाल मिट्टी लोहे के ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है और लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। चौथा प्रकार लैटराइट मिट्टी का है। दोस्तों लैटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। लैटराइट मिट्टी कोकोआ, काजू, चाय और इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों भारत की प्रमुख जो है कृषि की विधियों के बारे में। भारत में प्रमुख कृषि की विधियां देखिए दोस्तों, एक विधि है हाइड्रोपोनिक्स कृषि की और ये मृदा रहित कृषि होती है जिसमें जल में पौधों को उगाया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स कृषि की ऐसी विधि है जिसमें जल में पौधों को उगाया जाता है। पोमोकल्चर में फलों का उत्पादन किया जाता है। ओलेरीकल्चर में सब्जियों का उत्पादन करते हैं। हार्टिकल्चर बागवानी को कहा जाता है और विटीकल्चर शाखा में अंगूर की खेती की जाती है। इसके अलावा दोस्तों
पीसीकल्चर जो है ये मत्स्य पालन होता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन यानी मछली पालन से संबंधित है और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का विज्ञान है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है और फ्लोरिकल्चर दोस्तों फूलों का उत्पादन यानी फ्लोरिकल्चर का संबंध फूलों के उत्पादन से है। और एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि है वर्मीकल्चर, ये केचुआ उत्पादन से संबंधित है। और आप जानते हैं केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये खेती को छोटे छोटे या ज़मीन को मृदा को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बांटता है और इससे मिट्टी और उपजाऊ जल धारण की क्षमता बढ़ती है और उसमें हवा का प्रवाह भी बढ़ता है। तो ये था आज का वीडियो घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत के भूगोल का पहला भाग, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और साथ ही साथ आपके लिए जो वीडियो के दौरान प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।